तो ये फिजियोलॉजी का वीडियो है। इसमें मैंने उतने ही टॉपिक्स बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो गए आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो टॉपिक्स है इसमें मैं अभी एक एक चीज़ें और लिखूंगा, इसलिए एंड तक वीडियो देखिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या करनी है। ये इन जनरल मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर स्लेट। तो आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के वो हाई इल टॉपिक्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्डियोफिजियोलॉजी से। तो अभी जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल में आपको क्या देखना है, जो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होते हैं वन हार्ट बीट में, जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं वो आपको पूछेंगे एग्जाम में, जैसे सिस्टोल और डायस्टोल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर आपको दिख रहा है तो, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वन हार्ट बीट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टोल और डायस्टोल, इसमें जो इवेंट होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। दूसरा जो है वो है प्रेशर वॉल्यूम लूप। अब प्रेशर वॉल्यूम लूप में क्या आता है, ग्राफ आता है। वो ग्राफ दिखाता है कि वेंट्रिकुलर का प्रेशर और वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। तो इसमें जो है वो आपको ग्राफ आएगा और वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है, एक ग्राफ में वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा और वॉल्यूम चेंजेस होंगे। वॉल्यूम चेंजेस बाद में सब लिखकर मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको पूरा जूम आउट करके दे दूंगा। अभी पहले लिख लेता हूं मैं कौन से चीज़ें आपको करनी है। अब थर्ड जो है वो है ईसीजी। अब ईसीजी क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड हम करते हैं। तो बॉडी सरफेस से जब हम रिकॉर्ड करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नोट होती है। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है साइनस रिदम, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ब्लॉक्स, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, फोर्थ डिग्री ब्लॉक्स, WPW सिंड्रोम, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अल्सो एमआई के वॉल्स, इंफीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है, ब्लड पंप्ड बाय वन वेंट्रिकल पर मिनट। मतलब वेंट्रिकल का जो एक पंप होता है, या 1 मिनट में ब्लड कितना पंप होता है, मतलब ब्लड पंप्ड बाय वन वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है, इसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। अब हार्ट साउंड्स एंड मर्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट साउंड में क्या रहेगा, वॉल का क्लोजर, और इस क्लोजर के वक्त कौन सा S1 S2, जैसा S1 है, S2, ये जो साउंड्स होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। और मर्मर्स मतलब जैसे कि बहुत सारे मर्मर्स है, अगर कोई कार्डियक पैथोलॉजी होती है तो वहाँ पे नॉर्मल जो साउंड है हार्ट बीट का, उसमें जब चेंजेस होते हैं तब मर्मर्स आते हैं। तो ये मर्मर्स भी आपको मालूम होने चाहिए। अब फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, ये क्या है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ मतलब मोर वेंट्रिकुलर फीलिंग और उस हिसाब से स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, मतलब समझ गए आप कि मोर वेंट्रिकुलर फीलिंग और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब देखिए, ये कब होगा, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। आपको बैरो रिसेप्टर्स जो है वो मालूम होने चाहिए। और इसका डेफिनेशन क्या आता है, इसका डेफिनेशन है कंट्रोल्ड बाय कार्डियक आउटपुट
और पेरिफेरल रेजिस्टेंस और बैरोरिसेप्टर्स। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैरोरिसेप्टर्स, ये आपको मालूम होने चाहिए। तो ये रहा हमारा कार्डियक फिजियोलॉजी। ये जो पॉइंट्स है ये आपको अच्छे से करने हैं, एग्जाम में ग्राफ्स पूछ सकते हैं। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। मतलब क्या है कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब ये जो होता है ये क्या दिखाता है, ये ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की कितनी एफिनिटी है। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस पॉइंट में क्या चीज है। लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी तो आपको पता चल गया। ब्रीदिंग करते वक्त एयर की जो कैपेसिटी जो होती है, जो एयर कौन से लंग के पोर्शन में रहता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। अब जो ये इसको VQ रेशियो भी हम बोलते हैं। डेड स्पेस। अब डेड स्पेस क्या है, वो एयर जो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं होती, जिसी को कुछ काम ही नहीं है, तो उसको हम डेड स्पेस कहते हैं। ठीक है, एयर विच डोंट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज। समझे, वो डेड स्पेस आपको एक बार देखना है। अब है एसिड बेस बैलेंस। अब ये जो एसिड बेस बैलेंस होता है वो क्या करता है, ब्लड का जो pH है वो मेंटेन करता है। ठीक है, और ये कौन करेगा, ये दो चीजें करती है, ये लंग्स और किडनी करता है। तो मेंटेन्स ब्लड pH बाय लंग्स एंड किडनी। मेंटेन्स ब्लड pH कौन करेगा, लंग्स और किडनीज करेंगे। ठीक है, और ये जो एसिड बेस बैलेंस पे ब्लड pH है वो भी आपको देखना है, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, और ये डिकम्पेंसेटेड भी होते हैं। तो ये आपको मेडिसिन में आपको पता चल जाएगा, उस वक्त मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं रीनल की फिजियोलॉजी। अब इसमें क्या है, GFR बहुत इंपॉर्टेंट है। GFR मतलब क्या, मतलब 1 मिनट में जो है कितना अमाउंट फिल्टर करता है, उसको हम GFR कौन करता है, किडनी करती है, मतलब नेफ्रॉन्स करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलाई पर मिनट। ओके, ऐसा लिखता हूं मैं, फिल्ट्रेट बाय ग्लोमेरुलाई पर मिनट, मतलब GFR होता है। अब है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है, मोस्टली ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर मिनट। याद रखिए, GFR मतलब ग्लोमेरुला जो फिल्टर करेगा पर मिनट में, और क्लियरेंस क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कंप्लीटली क्लियर्ड, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा मैं ऐसा लिखता हूं यहां पे, क्लियर बाय पर मिनट, मतलब क्लियरेंस होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना GFR और क्लियरेंस में। ठीक है, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, कॉन्सेंट्रेट्स यूरिन बाय क्रिएटिंग अ मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन करना। रास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रास को कहते हैं
ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। सो रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड सोडियम बैलेंस। तो मैं यहां पे लिखता हूं, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड सोडियम, जो सोडियम होता है उसका ग्रेडियंट को ये रेगुलेट करेगा, ग्रेडियंट। ठीक है। अब देखिए ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट। ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट क्या है, ये होता है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस इन रीनल ट्यूबुल्स। मतलब रीएब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना वो सब्सटेंस के जो रीनल ट्यूबुल्स में है। रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस कहां पे, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे करना, इन रीनल ट्यूबुल्स में करना। ओके। और लास्ट है रीनल हैंडलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को रीनल कैसे हैंडल करता है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट 3 सिस्टम के, जैसे कार्डियो, रेस्पिरेटरी एंड रीनल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। तो न्यूरोफिजियोलॉजी के ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको मैं बताऊंगा कि इसमें से क्या करना है। ठीक है। तो पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्रॉस करेगा रेस्टिंग सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब क्या होता है ये, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रॉस करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्रॉस करता है रेस्टिंग सेल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग सेल मेम्ब्रेन, इसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ये टॉपिक आप याद से और ध्यान से देखिए। सेकेंड है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब रैपिड डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ एक्साइटेबल सेल्स। हम इसको कह सकते हैं रैपिड है ये, मतलब रैपिड डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ, क्या होता है, ये दोनों चीजें होती है। ठीक है। ये दोनों जो चीजें होती है ना, वो होगी एक्साइटेबल सेल्स में होगी, याद रखना। और रैपिड है, रैपिड डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन ऑफ एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, ये जंक्शन है। किस चीज का जंक्शन, जंक्शन वेयर न्यूरॉन्स कम्युनिकेट। जंक्शन वेयर न्यूरॉन्स कम्युनिकेट, ये साइनेप का आपको देखना है। अब बात करते हैं मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल में कि मसल का जो स्ट्रेच होता है ना, मसल जब स्ट्रेच होता है तब रिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं वो स्ट्रेच। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मसल स्पिंडल। तो हम लिखते हैं रिसेप्टर्स डिटेक्ट मसल स्ट्रेच। अब बात करते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ये क्या है, ये सेम मसल स्पिंडल के जैसे ही होता है, लेकिन ये चीज़ जो है ये स्ट्रेच के बदले ये डिटेक्ट करेगा टेंशन। मतलब रिसेप्टर्स डिटेक्ट मसल टेंशन। ओके। यहाँ पे स्ट्रेच है, मसल स्पिंडल स्ट्रेच और गोल्गी टेंडन टेंशन, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। और रिफ्लेक्स, ये क्या है, किसी भी स्टिमुलस, जो कोई भी स्टिमुलस होता है उस स्टिमुलस के लिए एक रिस्पॉन्स जो होगा उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स। तो ये कितने रिफ्लेक्सेस है वो आपको देखने हैं। ये हो गए तुम्हारे इंपॉर्टेंट न्यूरो के पॉइंट्स, न्यूरोफिजियोलॉजी के पॉइंट्स। अब बात करते हैं एंडोक्राइन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंडोक्राइन में क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन्स है। तो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं, पहला होता है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन वाला, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले। तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल्स ग्रोथ, ठीक है, कंट्रोल्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड, और क्या करता है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसे भी ये कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं, वो आप देखिए, जैसे पैनक्रियाज है, ये जो ग्लैंड्स है उनको ये कंट्रोल करता है, कौन, पिट्यूटरी हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन, अब ये जो थायराइड हार्मोन है कौन से है, T3, T4 और TSH। ये क्या करता है, ये करेगा इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, अब इंसुलिन, इंसुलिन किसे नहीं पता, सबको पता है। इंसुलिन का क्या काम, क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, ठीक है। तो ये इंसुलिन जो है इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज को कम करना। तो ये भी हार्मोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए। ग्लूकागॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये इंसुलिन का अपोजिट करता है। इट रेजेस ब्लड ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन क्या है और आपको क्या देखना है इसमें से, ठीक है। और थोड़ा कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके दिखाए बच्चों को, क्योंकि उनको भी मेरी हैंडराइटिंग समझ में आए, एक एक करके ऐसे दिखाए, ठीक है। विटामिन डी, याद रखिए विटामिन डी ये कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करने में इंक्रीज करेगा इंटेस्टाइन से। तो विटामिन जो है वो इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये काफ़ी बड़ा रोल होता है इसका। और कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है उनका आप देखिए कि ये क्या कंट्रोल करता है, ठीक है। देखिए पिट्यूटरी हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, विटामिन डी, ये हो गया थायराइड हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, विटामिन डी और कॉर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरॉन। अब बात करते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में क्या आता है, हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन होता है इसका काम क्या होता है, ये एक प्रोटीन है, याद रखिए। ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन जो है ये ऑक्सीजन जो होता है ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा ये प्रोटीन है और इसका काम है ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सीबीसी काउंट में भी एचबी का काउंट देखा जाता है, ओके। अब दूसरा है कोएगुलेशन कैस्केड। इसका डेफिनेशन है सिक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स टू फॉर्म अ क्लॉट। मतलब ब्लड क्लॉट जो होता है, तो ये क्लॉट कैसे बनता है, कि इसका एक्टिवेशन क्या होगा और एक्टिवेशन कैसे होकर क्लॉट कैसे बनेगा, इसे कहते हैं हम कोएगुलेशन कैस्केड। मतलब एक्टिवेशन ऑफ क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। मतलब ये क्लॉटिंग फैक्टर को टू फॉर्म क्लॉट। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, ये आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद पता चलेगा। ब्लड ग्रुप्स, अब ये ब्लड ग्रुप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, ब्लड ग्रुप से हमें पता चलता है कि हर वो इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर ब्लड लॉस हुआ तो उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप देना है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो कहते हैं ना वो कौन सा है, वो आपको इसमें से देखना है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अब देखते हैं जीआई फिजियोलॉजी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फिजियोलॉजी। इसमें गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, HCl होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। तो ये आपको देखना है HCl एंड एंजाइम्स,
और ये HCl और एंजाइम्स क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये डाइजेशन जो होता है, कोई भी खाना हम खाते हैं तो डाइजेशन करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी, HCl और कुछ पैनक्रेटिक एंजाइम्स। अब पैनक्रेटिक सिक्रेशंस, अब ये पैनक्रेटिक सिक्रेशंस क्या है, ये एंजाइम्स भी है और बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट जो होता है वो किस काम के लिए होता है, ये डाइजेशन के काम के लिए होता है, डाइजेशन के लिए होता है। सो उसके एंजाइम्स भी देखने हैं एंड बाइकार्बोनेट जो कि डाइजेशन के लिए यूजफुल है। और बाइल, बाइल जो होता है वो क्या करता है, फैट इमल्सिफाइज। ओके, तो हो गया, देखो हीमोग्लोबिन करना है, कोएगुलेशन कैस्केड करना है, ब्लड ग्रुप्स करना है, जीआई फिजियोलॉजी से गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, पैनक्रेटिक सिक्रेशंस और बाइल करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं सेल फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सेल फिजियोलॉजी में डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन ये टॉपिक में क्या होगा, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या होगा, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो डिफ्यूजन ये इंपॉर्टेंट चीज है सेल फिजियोलॉजी से। सेकेंड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर मूवमेंट अक्रॉस अ, क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर का मूवमेंट होगा, कहां से होगा, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। और थर्ड वाला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी। यहां पे यूज होगा एटीपी का, एक्टिव, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी, मतलब मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पे होगा मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी। यहां पे एटीपी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेल फिजियोलॉजी से डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, आपको क्या देखना है, इसमें जितने हार्मोन्स है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर एलएच सर्ज कब होता है, ये सारी चीजें मेंस्ट्रुअल साइकिल से आती है। कौन से डे पे एलएच सर्ज है, कौन से डे पे एस्ट्रोजन डाउन पिक होगा, अप पिक कब होगा, तो ये सारी जो चीजें हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पूछते हैं। अब बात है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या, रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम ड्यू टू एलएच सर्ज। अब मैंने यहां पे लिखा है एलएच सर्ज, ठीक है। ये एलएच सर्ज कौन से डे पे होता है वो आपको डे याद होना चाहिए। और इस एलएच सर्ज के वक्त जो ओवम होता है, जो रिलीज होता है, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन, मतलब रिलीज ऑफ ओवम। ओके, रिलीज ऑफ ओवम, कौन सा वाला, मैच्योर वाला, ड्यू टू एलएच सर्ज। इसका डीप में हम ओबीजीवाई में देखेंगे। अब है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स जो होता है ना, उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वो उसमें भी होता है कि कहाँ फॉर्म होता है, कहाँ पे वो स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, लोकेशन, मोटिलिटी, इसकी मैच्योरिटी, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक बार जूम आउट करना।
तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये फिजियोलॉजी के हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में करने हैं, और ये वाले टॉपिक सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहे कर लो, लेकिन कम से कम ये सारा कुछ अभी जो मैंने बताया वीडियो में वो कर लो, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो ले आऊँगा उसमें मैं आपको और चीज़ें बता दूँगा, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe.